अस्सलाम वालेकुम। शराय दसू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। आज साबिक वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। आज दलाइल तो नहीं थे, महज रीडिंग थी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जो जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी किया, उसके अंदर क्या कुछ कहा गया था और बुनियादी तौर पर उन्होंने मनी ट्रेल, वही कहाँ से आई ये झुमके, किसने दिए ये झुमके, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी उनसे ये पूछा था कि वो इसकी मनी ट्रेल दें। जबकि आज जजेस की तरफ से बहुत सारे सवालात एक मरतबा फिर बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से पूछे गए और बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम जो है उन्होंने ये कहा कि आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। यानी कि वो सवालात जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने पूछे थे उनका इस हवाले से अभी असिस्टेंस नहीं आई है, सिर्फ उसका वादा आया है। और जाते हुए भी जब अदालत की समाअत ख़त्म हो रही थी तो अदालत ने फिर 3-4 सवालात उनकी तरफ फेंके हैं और उनमें बुनियादी तौर पर यही है कि ARU की कानूनी हैसियत क्या है, क्या किसी जज के ऊपर कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अपने बीवी बच्चों की जायदाद अपने टैक्स गोशवारों के अंदर जाहिर करे। और तीसरा बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, और वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम से पूछा कि वो कल हमें ये भी बताएं कि एसिड रिकवरी यूनिट ने कितनी अवामी शिकायत पर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स या जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं उनके खिलाफ शिकायत की तफ्तीश की है। ये एक बड़ा ही अहम सवाल है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालत के अंदर 4 बीवियों का जिक्र क्यों किया और फिर उस पर अदालत में क्या हुआ। तो ये सब मालूमात इकट्ठी करने के लिए आपको पता है कि हमने कहाँ जाना है, बिल्कुल जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक के पास। और उनसे जाके एक और अहम इशू भी है, और वो ये है कि जो हुकूमती वकला की एक गुलदस्ता जो अदालत में आया है वो क्या कहानी है, उसका भी एक जायज़ा लेंगे। तो चलते हैं जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल के पास। जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक साहब, आज दूसरा दिन था जस्टिस फ़रोग़ नसीम का अपने दलाइल देते हुए। कोई फ़र्क डाल सके आज उनके दलाइल, अदालत का रद्द-ए-अमल कैसा था, और बेसिकली बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का क्या कहना था? नासिर साहब। क़य्यूम साहब शुक्रिया। जो मेरी परसेप्शन है, जो आज की मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि अभी तक जजेस का जो जहन बना हुआ है मैलिस पे, वो अभी जहन नहीं टूटा, शटर नहीं हुआ परसेप्शन उनका। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज जस्टिस लोग कहते हैं मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन मैलिस से क्या मुराद, कि मैलिस पे क्या बना हुआ, कुछ बदनीयती। हाँ। मतलब इस रेफरेंस के बनाने में हुकूमत का कोई बदनीयती शामिल है। तो आज जो इंटरेस्टिंग बात हुई है, जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब की एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन है। इससे आपको सारी पिक्चर का क्लियर हो जाएगी कि जजेस क्या सोच रहे हैं। और उन्होंने आज ये कहा है कि एक तो आपने अपने रेफरेंस में ये कहीं एलिगेशन नहीं लगाया कि जो उनकी मिसेस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मिसेस, जिनकी लंदन में 3 ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो और उनके बच्ची और बेटे यानी उनके जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा पे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक चेन ऑफ इवेंट्स है रेफरेंस के पीछे, फाइल करने के पीछे एक चेन ऑफ इवेंट्स थी। उसमें एक जजमेंट आई और उस जजमेंट के ख़िलाफ़ एक रिव्यू पिटिशन आए जिसमें आपने ये तक कहा कि जज को रिमूव कर दिया जाए। और ये सारा कुछ हुआ आपने विदाउट कोई वायलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर ये सारा कुछ हुआ। तो आप हमें ये कन्विंस करें कि जो जजमेंट है, जो रेफरेंस है, वो बदनीयती पे शामिल नहीं, मतलब बदनीयती पे मबनी नहीं है। और दूसरा ये कि उनका बार बार कहना था, फ़रोग़ नसीम साहब का जो आपने सवाल किया, फ़रोग़ नसीम साहब का उन्होंने 2-3 बार कहा। एक तो ये है कि हम तो यही कह रहे हैं कि मनी ट्रेल साबित कर दें,
मनी ट्रेल बता दें कि ये पैसा बाहर कैसे चला गया, वही कहाँ से आई है झुमके, किसने कहाँ से दिया आई ये है। झुमके? लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा कि वो जज जो थे, जो जस्टिस ईसा थे, वो जब लॉयर थे तब भी वो मैन ऑफ मीन्स थे। उन्होंने ये शो किया कि उन्होंने जो उस ज़माने में जिस वक्त प्रॉपर्टी ली गई थी 3 करोड़ कुछ लाख का उन्होंने टैक्स रिटर्न भी जमा कराया, तो वो ये प्रॉपर्टी ले सकते थे। लेकिन फ़ारूक नसीम साहब का कहना था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो कोर्ट का यही कहना था कि आप हमें बताएं ना कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और किस लॉ के तहत, ये बताएं कि किस लॉ के तहत जो है वो ये आपने ये इन्फ्रेंस कैसे ड्रॉ किया और ये बताएं कि जो एक जज है उसको अपनी प्रॉपर्टी शो करनी ज़रूरी है। फ़ारूक नसीम साहब का ये कहना था कि चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये केस ले लिया है और शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है और उसका जवाब भी आ गया है, तो इस अब सुप्रीम कोर्ट को मजाज नहीं है, उनकी अथॉरिटी नहीं, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि ये मतलब जुरिस्डिक्शन में नहीं आता कि वो इस केस को सुने, इसलिए उनको ये केस डिसमिस कर देना चाहिए। तो अभी फ़ारूक नसीम साहब ने बेसिकली नरेशन ऑफ इवेंट्स ही बताए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बेतरफे जवाब जो सवालात आ रहे हैं उसका जवाब होपफुली वो कल बताएंगे। कल तो आज उन्होंने क्या कहा कि बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है माय लॉर्ड, पर्टिनेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी उन्होंने कहा था कि बुल्स आए, आपने यू हिट द बुल्स आई, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे पहले नरेशन करने दें। लेकिन आज जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने जो एक ऑब्जर्वेशन है वो बड़ा पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा कि आपने जो कंप्लेनेंट है वहीद अब्दुल वहीद डोगर, उसके कंप्लेन को इतना सीरियस लिया और बगैर ये देखे उसकी क्रेडेंशियल को चेक किए कि ये किस मीडिया हाउस में होते हैं, इनकी क्या रिपोर्टिंग है, इनका क्या बैकग्राउंड है। आपने एक जज के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना दिया, ये देखे बगैर कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से इसका ताल्लुक़ है। मतलब ये एक ऑर्डिनरी केस नहीं है। सुप्रीम जुडिशल जो 209 है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से डील करता है, लेकिन वो जजेस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि ठीक है कि 209 के तहत हम ग्लास हाउस में रहते हैं और हम पब्लिक स्क्रूटनी सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी है, लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें छोटे छोटे माइनर जो रॉन्ग्स हमसे कमिट हो जाते हैं हमें उससे प्रोटेक्शन भी देती है। तो बहरहाल आज जो है वो ज़्यादातर वक्त जो है वो शो कॉज नोटिस पढ़ने में फ़ारूक नसीम साहब ने लिया है और वही शो कॉज नोटिस जिसके अंदर कहा गया कि मनी ट्रेल बताएं। एक्चुअली बेसिकली उनका एम्फेसिस जिसको ये हसनात साहब ये कहते हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो है इसको पनामा 3 बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, ठीक है ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो हसनात साहब बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जो है उन्होंने एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था कि जो द ऑनरेबल जज जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? उन्होंने कहा था कि द जज इज हाइडिंग बिहाइंड द फसाद ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मतलब मकसद यही है कि वो अदलिया की आज़ादी की आड़ में खुद को छुपा रहे हैं। तो ये कितनी अदालत इनके इस मौक़िफ़ से कन्विंस हुई? और दूसरा ये कि वहीद डोगर साहब की इन्होंने बात की है। एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है ना कि वहीद डोगर ने खबर नहीं दी है, कंप्लेंट की है, क्योंकि फ़ारूक नसीम साहब ने बार बार कहा कि हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करूँगा। वो एक कंप्लेनेंट है, वो एज ए जर्नलिस्ट उसने को खबर नहीं दी कि जिससे उसका सोर्स पूछा जाए। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? और आज इसके ऊपर कितना एक इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि मकबूल बाकर साहब ने तो कह दिया कि यहाँ पर गैब से भी मदद आती है। जिस तरह क्यूम साहब कुछ वकील होते हैं, कुछ सहाफ़ी भी खुदाई खिदमतगार होते हैं। हालांकि सहाफ़ी के पास इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो अपनी खबर दे चाहे जिस तरह भी है, फिर उसके बाद जो भी हो वो कभी भी ये नहीं होगा कि वो उसको जो है वो अपनी खबर की बुनियाद पे कंप्लेंट फाइल कर देगा या सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल कर देगा, ये करेगा। सहाफ़ी का काम है कि वो इन्फॉर्मेशन पूछे, वो खबर दे अपनी खबर में, और वो अगर जो सोर्स नहीं बता सकता वो है कि अगर उसने खबर दी हो, डोगर साहब ने अगर खबर दी होती और खबर में कि ये लिखा होता कि जी ये जज की प्रॉपर्टी है, ये है वो है, फिर तो आप कह सकते। अब उन्होंने खबर नहीं दी, उन्होंने कंप्लेंट डायरेक्टली शहजाद अकबर साहब को थमाई है कि जी आप ये देखें मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई। अब इस पर जजेस का था कि आपने उनके क्रीडेंशियल देखे, उनकी माजी की खबरें देखी,
क्या उनका माजी है, बैकग्राउंड है, क्योंकि पटिशनर जज की तरफ से और मतलब ये है कि भाई वो जो कंप्लेनेंट है ये प्रॉक्सी हैं, तो ये तो आपने इसकी क्रेडेंशियल देखे। तो आगे से फ़रूख नसीम साहब का सवाल था कि जी हमने बड़ी कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जी सोर्स मैं अपना डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सहाफ़ी के लिए सोर्स जो होता है वो एसेट होता है सहाफ़ी के लिए, तो वो मतलब सोर्स तो एसेट वो अपना एसेट जो है जो वो नहीं बताना चाह रहे। तो ये इस पे मतलब बात हुई। दूसरी जो बात आपने की सवाल था आपका कि उस पे कि जी अच्छा दूसरा सवाल था आपका यही कि बैरिस्टर फ़रूख नसीम का ये मौक़िफ़ के काजी फ़ाइज़ ईसा अदलिया की आज़ादी के पीछे छुपना चाह रहे हैं, कितना बेंच कन्विंस नज़र आया इस आर्गूमेंट से? देखिए मेरा ख्याल है कि वो बात यह है कि पूरा केस जो है ना वो पटिशनर जज या बारों ने बनाया है कि ये सब कुछ मेला फैडी नीति की बुनियाद पे हुआ है और एक फैसले की वजह से हुआ है। पूरा केस जो है वो बदनीति पे, और यही जजेस के माइंड में कि आप हमें बदनीति पे बताएं। और ये उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट जजेस को अटैक किया जा रहा है, सम रेलिवेंट यानी क्वार्टर्स की तरफ से, इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स की तरफ से, ये जो है ना इंडिपेंडेंट जजेस का नाम लिया नहीं आज, लेकिन बाकर साहब ने भी कहा कि ये एक परसेप्शन है कि उन रेलेवेंट क्वार्टर्स को वो जजमेंट पसंद नहीं आई और उसके बुनियाद पे जो है वो फैज़ाबाद धरना और वो गैब का जो लफ्ज़ है इसका क्या मतलब है? गैबी और खलाई मखलूक और इनको आप रेलेवेंट आप देखें ना, तो वो चीज़ें ना देखें। पटिशनर जज ने ये सारा केस बनाया बदनीति की बुनियाद, ये उनका पिटीशन जज का बेसिकली अब वकला से पूछें, बारों से पूछें, तो वहाँ ये कहता है कि जी ये तो सारा कुछ प्रैक्टिस है। बेसिकली तो ये दो इंस्टीट्यूशन का मामला है कि दो इंस्टीट्यूशन, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, इनका है ये मामला, और इसमें देखेंगे कौन किसकी जीत होती है, क्या होता है। क्योंकि जब भी जुडिशरी पे पॉलिटिशियंस ने हमला किया तो वो उन्होंने उसका जवाब दिया, या पॉलिटिशियंस ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा दिया तो उनका भी जवाब है, लेकिन बहुत कम होता है। इफ्तिखार चोई साहब का दौर अब इसके बाद ये जो परसेप्शन बनी है बाहर में वो ये है कि ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई है और इंडिपेंडेंट जजेस को अटैक किया जा रहा है। तो अच्छा, ये वो उन्होंने कहा कि ये उसके छुप रहे हैं उस पीछे ये आर्गूमेंट लेके, और असल चीज़ है वो ना सोर्स बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है फंड ये कैसे हुई है, कैसे प्रॉपर्टी ली गई, और दूसरा ये बता दें अगर वो कि उनके सोर्स क्या थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का था कि जी जज का कहना है कि जी वो इंडिपेंडेंट है, आप उनसे पूछें मुझसे क्यों पूछते हैं। ये बेसिकली सवाल था कि जी आप वो टैक्स फाइलर हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते। तो उन्होंने कहा जी हमने FBI ने डर गई है, जो असल इम्पोर्टेंट आज का था। FIA भी डर गई, FBI स्केर्ड है। वो जज के उन्होंने ऑफिशियल ने कहा जी कि हम इस्तीफा दे देंगे लेकिन हम जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये तो डॉक में वो बुला लेंगे। तो फिर बाकर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कहीं लिखा हुआ है कि भाई जज का हो और फिर डर जाए और फिर ऑफिशियल काम ना करे, क्योंकि ये तो बड़ा हैरानगी की बात है कि अब कल एक जज जो है वो ट्रैफिक यहाँ वायलेशन करे ला की और चालान नहीं करे पुलिस वाला के जी, और उस पर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक रेफरेंस फाइल कर दे, क्योंकि हर वायलेशन जो है वो मिसकंडक्ट नहीं होता। मिसकंडक्ट एक लिखा हुआ है और उस पर आपने करना है। पॉलिटिशियंस अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो लीगल ओब्लिगेशन फुलफिलमेंट की नहीं होती, क्योंकि उसमें एसेट बताने होते हैं लाजमी, लेकिन ये लीगल ओब्लिगेशन जजेस पे नहीं है। जो आज क्रक्स था वो ये था कि आप लीगल ओब्लिगेशन बताएं जजेस का, कि जिसमें वो बाउंड हो कि अपने इंडिपेंडेंट जो मतलब फैमिली या स्पाउस या बच्चे वो इंडिपेंडेंट और उनकी कानूनी जिम्मेदारी हो इसको जाहिर करना। तो इस सवाल के ऊपर लीगल बैक यही वो बेसिकली बुनियादी तौर पर 3 सवाल जब ख़त्म हो रही थी समाअत तो ये पूछे गए कि आपने मेलेस के ऊपर में बताना है कि मेलाफिडी थी या नहीं थी। दूसरा सदर के ऊपर कि सदर का ये जो इकदाम है ये ओपिनियन उन्होंने फॉर्म करनी है और ये क्या मैंडेटरी है या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर ये डायरेक्शन मैंडेटरी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सो मोटो भी एक अगर रेफरेंस में कोई अभाम हो या वो वीक रेफरेंस हो तो वो उस पर आगे एक्शन ले सकती है। अच्छा नाज़िर, यहाँ पे एक सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। वहीद डोगर साहब जो यहाँ पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट है, आपको पता है एक और अहम केस के अंदर भी वो कंप्लेनेंट हैं, और वो कौन सा एक केस है पता है आपको? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का सुना है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। वहाँ पे आज एक वकील साहब मौजूद थे, वो उसी मुकदमे में पेश होते हैं। तो उन्होंने कहा कि सदीक साहब आपको पता है कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है उसके पीछे कंप्लेनेंट कौन है? मैंने कहा जी मुझे तो कौन है। उन्होंने कहा ये वहीद डोगर साहब ही हैं।
अच्छा कयूम अहमद साहब, नूरानी का भी, हैं? अहमद नूरानी की भी वो था मामला कोई। अहमद नूरानी का तो वो जो लड़कियों की वो क्या था, लड़की के भाइयों ने मारा उसको, फिर उसके बाद ये खबर इन्होंने दी थी और फिर उस पर पूरा एक वो सारा लिखा हुआ है कि किस तरह से मैनिपुलेट की गई थी मैनिपुलेट। उस वक्त ये अच्छा जिन्ना के कयूम अंदर। साहब, आपको कितना अर्सा हो गया जर्नलिज्म में? मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया हसनान साहब को। आपको पता है मैंने डॉगर साहब को पहली दफ़ा देखा था जब सुप्रीम कोर्ट में वो हाँ, वो अपील जब होते यूं हाथ हिला रहे थे। हाँ, वो मैंने पहली दफ़ा, उससे पहले मैंने भी देखा मैंने उनकी कभी स्टोरीज पढ़ी। मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है, जर्नलिस्ट होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन बस मेरे सर पे नज़र होगी, मैंने उनकी कोई स्टोरी नहीं पढ़ी, मैंने उनको एज ए फील्ड में कभी नहीं देखा। नासिर साहब, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आपने नहीं देखा तो वो साफी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरी भी लेकिन गलती हो बात सकती ये है, है, सर, लेकिन अच्छा छोड़ें, वापस केस की तरफ आए। मुझे ये एजाज अली बताएं- शाह साहब ने कहा कि वो तो नाम भी काजी फायज का मतलब नहीं उनकी का spelling- spelling में नहीं लिख सकते। उनका यही कहना था कि उनको तो स्पेलिंग भी नहीं आती थी, तो फिर आज नासिर साहब, उनको स्पेलिंग नहीं आती थी, उसको ये नहीं होती थी, वो नहीं होती नहीं, थी। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो बात है सहाफी है या नहीं है, नहीं, एक नहीं। इन्फॉर्मेशन है। सर। एक बात सुन लेना, मेरी बात मतलब समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको स्पेलिंग नहीं आती एक जज की, लेकिन आपको फिर ये कैसे पता है कि जो उनकी वाइफ है उनका नाम जरीना खोसो करेरा मुंतसरात जो है, स्पेलिंग नाम है वो कैसे पता ये चला? कैसे पता लग गया? क्योंकि आप जब तक डिटेल एग्जैक्ट नाम नहीं डालेंगे, अगर इवन इफ वेबसाइट ओपन है, आपने उसमें टाइप किया नाम और आपको प्रॉपर्टी लंदन की मिल गई, तो आप नाम तो सही डालेंगे ना। अगर मैं लिखूंगा कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी, तो मुझे आपके डिटेल्स का पता लगेगा प्रॉपर्टी का, लेकिन मैं कहूँगा सिद्दीकी, तो सिद्दीकी बेशुमार है। अच्छा, तो- ये बताएं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो उनका बहुत एम्फेसिस था, और आज तो वो बीवियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर मेरी 4 बीवियां हों, तो वो 4 फिर- नहीं, उन्होंने कहा उसके ऊपर बड़ी अदालत में कहका लगा कि 4 बीवियां और 10 बच्चे हों, वो उस पे तो फरूक उसके नसीम ने बाद यूं ही, इस तरह भी किया बड़ा कि मतलब वाजिब है, सोलह की- तो फिर उस पर अदालत में कह गया अच्छा चले छोड़े, मैं 2 बीवियों की बात कर रहा हूँ, अब मेरे बच्चे अगर कोई 10 बच्चे हों और वो प्रॉपर्टीज खरीदे, तो क्या हर प्रॉपर्टी के ऊपर मैं आंसरेबल होऊंगा? हाँ, तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था, लेकिन बात असल यही है कि उन्होंने एक और भी सवाल किया जो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि जो ARU के जो वैलिडिटी के ऊपर है, उन्होंने ये भी सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि कितनी ARU ने कितनी पब्लिक कंप्लेंट्स में पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ इंक्वायरियाँ की इनिशिएट हैं की हैं। ARU ने। ARU की कानूनी हैसियत, वो बदनीति, आप हमें कल बताएंगे। और इस हवाले से ये अच्छा, 3-4 दूसरी बात है, अहम चीज़ें फरूक बताएं। नसीम साहब ने एक और भी बात की थी, जब हाँ। ये बात कही गई थी ना कि डॉगर साहब के बारे में जब जिक्र हो रहा था कि सोर्स उनसे पूछा आपने, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास असल में 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं मेरे सपोर्ट में। मैं सब मुझे- माइक के सामने हाथ रख लें, वो हवा वरना बहुत आवाज़ डिस्टर्ब करेगी। हाँ। तो मेरे हक में 3 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट हो तो फिर प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। तो बात दरअसल यही है कि फरूक नसीम साहब ने अभी आर्गूमेंट्स देने हैं और वो भी कंप्लीट नहीं हुए। वो ये कहते हैं कि अच्छा। ये एकेडमिक एक्सरसाइज है जब फैक्ट्स एडमिटेड हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ बदनीति का मामला है ना, वहाँ वो चीज़ आएगी। तो आज जो असल में बात है ना कि फरूक नसीम साहब का एम्फेसाइज किया 2 दिन से वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो भी हेडेड बाई जस्टिस आसिफ सईद खोसा, ये अब अलहदा बात है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब क्यों वो कीन थे, क्या चीज़ें थी, किस तरह वो हालांकि ये कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने रिप्लाई भी शोकाज कर दिया। मुझे याद है कि वो रिप्लाई 11:50 पे फाइल हुआ था, क्योंकि उनकी लीगल टीम उस वक्त इन टच थी, हम भी वकीलों के साथ थे कि भाई ये किस वक्त हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो पता चल गया था कि जी 11:50 पे काजी फाइज साहब आए हैं, क्योंकि उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि 14 दिन में करें। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि मैं छुट्टियों पे हूँ, समर वेकेशन है, तो और जो SJC के सेक्रेटरी पे भी उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मैं इंटरम रिप्लाई जमा करा रहा हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 22 के हवाले से भी बिल्कुल वही चीज़ें, वो चीज़ें उन्होंने नहीं की। उन्होंने स्किप करके ये बताया कि जी उन्होंने ये रिप्लाई फाइल किया, उन्होंने ये एप्लीकेशन की, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन में जो कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से लिखा या किया, बातें की, वो उन्होंने नहीं बताई कि वो क्या कुछ सुप्रीम। अच्छा, चलें, लेकिन एक टाइम आएगा मेरा ख्याल है कि यूम साहब, वो आखिर में क्या जी। बता
क्योंकि अभी तक तो मुनीर मलिक साहब का, क्योंकि उनका एक मिजाज है और वो पूरी कोशिश करेंगे, और जजेस भी, कि जो जजेस का मतलब वो कि ताकि वो जो तौकीर है, या चाहे वो रिटायर हैं या चाहे वो हैं SJC की भी वो बरकरार रहे। लेकिन मैं भी कि ये बात आखिर में आए कि SJC की कंडक्ट पे भी सवाल आएंगे। आपको याद होगा कि वो तो माजी का किस्सा है ही अब कि जब जस्टिस काजी फाइसा और आसिफ खोसा साहब की मुलाकात का उन्होंने अपने जिक्र किया, फिर जो एक रेफरेंस दूसरा दाखिल हुआ था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वो रेफरेंस ख़त्म करते हुए एक बहुत बड़ी तफसील उसके अंदर लिख दी है जी जी कि कैसे बुलाया था, क्या हुआ था, क्या सवाल जवाब हुए थे, वो भी एक चीज़ है। दूसरा ये है ना कि रेफरेंस में टैक्स वायलेशन की बात थी, आपने शोकाज में उसको मनी ट्रेल बना दी, कि पनामा 2 बना दिया उस केस को। चलें, ये तो वो देखने वाली बातें होंगी ना। हसनाद साहब, ये हुकूमती वकला की एक टीम आई है अब, ठीक है। बैरिस्टर फरोग नसीम ने वजारत कानून से इस्तीफ़ा दिया और फेडरेशन के वकील बन गए, और बैरिस्टर फरोग नसीम के वकील आगे जो बने वो इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल आ गए, और फिर जो ARU ही के दूसरे हैं जनाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ MP1 स्केल की जो वो उनकी वो है, जिसके ऊपर भी काजी फाइसा का एतराज़ है, उनकी तरफ से जो है वो अपना पेश हो रहे हैं खालिद राजा साहब। जी जी। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए, एक तो क़य्यूम साहब ये 5 महीने से केस चल रहा है। मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी, लॉ डिपार्टमेंट की आप कहें या जो भी कहें, कि इन्होंने आज जो बॉडी ये बनाई लीगल टीम, ये 4-5 महीने से बनना चाहिए था, और ये बताना था कि ये, और फिर इसमें सिलेक्शन क्या होगी। ठीक है, आपने पहले मखदूम अली खान साहब से रब्ता किया, उन्होंने माजरत की, उसके बाद आपने अनवर साहब को कहा कि वो प्लीड करेंगे, और बाद में आप कहते थे कि वो इस काबिल ही नहीं थे कि जी वो इस काम करते, और उन्होंने केस का सत्यानाश किया। तो आपने टीम बनानी थी, अब आपने टीम बनाई है। अब डॉक्टर रांझा साहब जो हैं वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, उनको आपने टैक्स का मैटर दे दिया, थमा दिया कि जी वो टैक्स पे वो अपना बात करेंगे। और इरफान कादिर साहब, मेरा ख्याल है कि कुछ ये भी बातें आ रही हैं, एक गवर्नमेंट मतलब यहाँ एक वकील, सीनियर वकील हैं, वो बता रहे थे कि इन्होंने केस करना था, एक ने प्राइम मिनिस्टर और सदर का। तो जब वो एप्लीकेशन आई काजी फाइसा साहब की कि जी ये 146 लॉ अफसर और ये वो, तो उसके बाद जो है ये गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी चेंज की कि यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि इनको वो मतलब चीज़ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रांझा साहब ने कहीं की बताया भी है कि मैं तो सदर का वकील हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप अपना चेक करें, आप सदर के नहीं हैं, आप टैक्स लॉ है, आप देखें जिंदगी में उन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा होगा, तो आप उन्हें टैक्स लॉ नहीं उन्होंने अपना टैक्स रिटर्न वगैरह दाखिल करते होंगे, टैक्स का तो पता तो। लेकिन सर वो मतलब ये हर चीज़ की एक्सपर्टी आप देखें ना होती है, कि कोई क्रिमिनल साइड का होता है, कोई सिविल का होता है, कोई होता है, लेकिन ये बड़ी हैरानगी हुई। तो मेरा ख्याल है ये भी थोड़ा सा, तो फिर क्या इसमें जो आपके ख्याल में इस हुकूमती वकला की टीम के पीछे क्या अप्रोच क्या लगती है आपको? नहीं देखें, अप्रोच इसमें जो इंटरेस्टिंग क्या, बात क्योंकि है, इरफान कादिर साहब एक अपनी नौयत की एक मुनफरिद शख्सियत है ना, बहुत ज़्यादा मुनफरिद शख्सियत है। हाँ। और अभी आपको लग पता जाएगा जब वो आर्गूमेंट शुरू करेंगे तो, और उन्होंने डिफेंड भी करना है ये फरूक नसीम साहब को, क्योंकि फरूक नसीम साहब के ऊपर कोई एलिगेशंस है ना कि इतनी जल्दी क्विकली उन्होंने रेफरेंस कैसे बना लिया, ARU को किसने इंस्ट्रक्शंस दी। आपको एक और बात भी बताऊं, वो जब फैजाबाद धरना केस के खिलाफ रिव्यूज आए थे ना, उनमें MQM की तरफ से भी रिव्यू आया था। बिल्कुल, इरफान कादिर साहब उसके अंदर भी वकील थे, पता है MQM? बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो रेफरेंस सस्पेंड हुआ था उस बेंच में काजी फाइसा साहब थे। कौन सा जवाद नहीं, सॉरी, लाइसेंस जो सस्पेंड हुआ। हाँ, वो भी मेरा ख्याल है उस वक्त इरफान कादिर साहब थे, जब ये, क्योंकि इनका मामला तो वो था ना जब जवाद ख्वाजा साहब के साथ, उस बेंच में मेरा ख्याल है काजी फाइसा साहब थे। और ये मतलब फिर आपको याद है 2009 में जब ये मेरा ख्याल है इनकी बता रहे हैं, जब इकबाल टिक्का वाला केस में वो वहाँ भी वकील थे। जी हाँ, जब 2007 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के बाद टिक्का इकबाल यहाँ पे आए, जिसको कहा जाता है कि फ्रेंडली फायर था, वो फ्रेंडली फायर, उसमें टिक्का इकबाल के वकील थे इरफान कादिर साहब। और इरफान कादिर साहब जो हैं गो के वहाँ पे मुखालफत में पेश हो रहे थे 3 मेंबर के इकदाम के खिलाफ, लेकिन कहते हैं कि ये फ्रेंडली फायर था। क्यों? उसके बाद फिर जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर की सरबराही में जो बेंच था, उसने इमरजेंसी जो थी उसको जायज़ करार दिया था। और फिर मज़ेदारी की बात है, उसके बाद नासिर साहब, इरफान कादिर साहब लाहौर हाई कोर्ट के
जज भी बन गए थे और 31 जुलाई में फिर हाँ, और फिर 31 जुलाई की जो जजमेंट आई थी फिर उसमें ये फिर उसके बाद ये प्रोसिक्यूटर बने इफ्तिखार चौधरी साहब, और उन्होंने मेरा ख्याल है कहा कि दूसरी दफ़ा प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते, इनको फारिग कर दिया था। ये बैंक ऑफ पंजाब वाले केस में नहीं बैंक ऑफ पंजाब वाला वो ये था कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल दूसरी दफा नहीं बन सकता, उसी केस में रमजे साहब, और उसके बाद ये फिर अटॉर्नी जनरल बने पीपल्स पार्टी के, और फिर उसके बाद ये एफसी के भी मेरे ख्याल है वकील रहे हैं एक केस में, बहुत सारे। अच्छा, आपको पता है और फिर वो टनाटन ठा लगी रहती थी बेंच, और वो और दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म के ये कंसिस्टेंट एक चीज़ है इनमें कि कंसिस्टेंट मुखालिफ रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि जुडिशरी ने हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 184(3) के भी बड़े दबंग आदमी है जो बात करते हैं खुल के, और जजेस की डरते नहीं 4 साल इन्होंने एक दफा ऐसे कोई इशारा किया था तो जिस पे आपको ने बहुत ज्यादा हाईलाइट भी कर दिया वो वैसे ज्यादती की थी मीडिया ने ज्यादती की। अच्छा, लेकिन आपको ये पता है कि इस केस में जस्टिस ईसा साहब के केस में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? चौधरी आमिर रहमान साहब एंड सोहेल महमूद साहब, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल एंड डिप्टी अटॉर्नी जनरल है। क्योंकि वो जो जजमेंट है रशीद अहमद वाली, उसको भी उन्होंने नज़र रखते हुए जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से ही रिप्रेजेंटेशन होगी, उनको डिफेंड किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आमिर रहमान साहब के हवाले से तो बेंच ने भी कहा था कि कोई वकील ना पेश हुआ तो आपने पेश। अली जफर साहब कह रहे थे, उनको मेरा ख्याल है रब्ता किया गया, उन्होंने माजरत की कि मैं केस नहीं सुनी। अच्छा, कितने वकील थे बड़े बड़े जिन्होंने माजरत कर लिए केस सुनने से? नहीं, मतलब मखदूम अली खान और अली जफर का तो हमें पता है, वसीम सजाद साहब का भी नाम था ये, लेकिन इन दोनों का तो था कि जी इनसे कहा गया तो इन्होंने भाई माजरत की है। तो फ़रूक नसीम साहब अब आए हैं, देखें कि क्या उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का, अब जो ये डॉक्टर रांझा साहब और इरफान खान, ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट कोई वकील फीस नहीं देगी, क्योंकि ये प्राइवेट वकील हैं। फ़रूक नसीम साहब इरफान कादिर साहब को वकील फीस देंगे, और डॉक्टर रांझा साहब को वो जो ज़िया मुस्तफ़ा साहब हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी, फेडरल गवर्नमेंट एक पैनी नहीं देगी। लेकिन एक बात है कि फ़रूक नसीम साहब तो वो जो बहुत सारे वकीला की टीम है वो कौन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको पैसे कौन दे रहा है? शरारत करने बहुत से वकीला लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे फ़रूक नसीम साहब के साथ एक पूरा टब्बर आता है ना, वो आज 4-5 गार्ड थे बाकायदा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब नहीं है जो लॉ मिनिस्टर से पहले थे, अब तो उनका वो स्टाइल है डिफरेंट हो गया है, वो जिस तरीके से वो क्या नज़ाकत आ ही जाती है, वो एक शेर है ना। हाँ, खुदा हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मतलब कि टोटरफा। अच्छा, और एक और बात है, वैसे फ़रूक नसीम अदालत में निकल के तो वो जो पिछला रास्ता है वहाँ से वो चले जाते हैं, वो आम रास्ते से नहीं आते, और ना आम रास्ते से इधर उधर जाते हुए आपको नजर आते हैं यार। वो असल तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि आपके कैमरे हमारे कैमरों से बच सकें। वो रिफ्रेश में मिक्स भी नहीं होना चाहते। अच्छा, तो वो बहरहाल एक कताबर शख्सियत हैं और इन हिज ओन राइट काबिल जज। अच्छा, ये बताएं वकील हैं यूम साहब, ये बताएं कि अब क्योंकि मेरा ख्याल है उनका आर्गूमेंट तो कह रहे थे कल कंक्लूड हो जाएंगे या मंडे, तो फिर भी ओथ टेकिंग दोबारा उनकी होगी या क्या दोबारा? जाहिर है कि अगर वो उन्होंने रिज़ाइन किया है, रिज़ाइन मंजूर हो गया है, और ये भी एक अनोखी बात होगी कि एक लॉ मिनिस्टर जो है वो कुछ अर्से के लिए अपनी वजारत छोड़ता है फिर वापस चला जाता है। ये बिल्कुल लेकिन मेरा ख्याल है जब तक लॉ मिनिस्ट्री इतना ही कोई नॉन सीरियस सा काम है कि हाँ वहाँ छोड़ो, आओ चाहो ये करो, लेकिन डिसीजन जब तक ये कंक्लूड ना हो जाए, हियरिंग रिबटल ना आ जाए दूसरी साइड से, मेरा नहीं ख्याल तक ये शायद मेरा रिजॉइन तो नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है ना नासिर साहब, वो फिर वफाकी वजीर बन जाए और कोई वो टीम के अंदर से रिबटल ही करना ना, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने रिबटल नहीं करना, रिबटल तो मुनीर मलिक साहब ने करना है और दूसरी टीम ने करना है। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि शायद जब तक ये केस मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो जाए, ये एज ए अदालत को किसी भी वक्त असिस्टेंस चाहिए होती है। लेकिन एक और यूम साहब वो है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब, क्योंकि वो उन्होंने माजरत किया लेकिन वो आके बैठे होते हैं और बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वो मतलब तो अब उन्होंने भी जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा था कि अपना माइंड अप्लाई करें, तो क्या आपको लग रहा है किसी टाइम पे कोई वो अपना माइंड अप्लाई करके या कोई इस तरह की ओपिनियन दें कि यार मतलब प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर को, कि भाई ये केस नहीं बनता, या क्या वो दे सकते हैं या क्या? मेरा ख्याल है वो सिर्फ इस हद तक मॉनिटर कर रहे हैं कि वो जो जैसा उन्होंने पहले भी कहा था खड़े होकर कि जी मैं जज इसके ऊपर या अदलिया के ऊपर कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे अदलिया के ऊपर मैं उसको और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि आप यहाँ बैठें, ऑब्जर्व करें
और हो सकता है मतलब अगर कोई लीगल ओपिनियन देनी पड़े तो ज़रूरत पड़े तो हम आपसे चलें नाज़िर साहब, क्योंकि बहुत इसकी शुक्रिया आपका। जजमेंट की इम्प्लीकेशन जो हैं वो इदारों पे बड़ी आनी है, और ये मेरा ख्याल है कि एग्जेक्टिव और जो एस्टेब्लिशमेंट, चलें इसी पे हम करेंगे कि अगर फेडरल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रेफरेंस को कलअदम करार देती है तो फिर उसके क्या बहुत खतरनाक consequences एप्लीकेशन होंगे। और फिर जस्टिस काजी फैज ईसा कैसे इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या फिर हम कोई और नई लिटिगेशन देखेंगे। बहरहाल ये अहम इश्यूज़ हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि आज 33वीं समाअत हुई। जस्टिस काजी फैज ईसा का 1 साल से जारी ये मुकदमा है और 33वीं समाअत के अंदर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने रीडिंग की है, फैक्ट्स की जो कागज़ थे वो सारे पढ़े हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला पढ़ा है, शोकॉज नोटिस पढ़ा है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पढ़ी है। वही डोगर के ऊपर ARU ने जो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए थे, जिसका नाज़िर साहब ने खबर दी मिसिंग पेपर वाली, तो वो मिसिंग पेपर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अदालत में पढ़ी हैं उन्होंने। लेकिन अदालत ने फिर उनको 3 सवाल जो हैं वो जाते हुए उनके पल्ले डाल दिए और उन्होंने कहा कि पहले ये बताएं मैलिस बदनीति के हवाले से जो पटिशनर जज का इल्ज़ाम है उसके ऊपर आप कल जो है दलाइल देंगे। दूसरा जो उनसा है वो ये है कि ARU की कानूनी हैसियत क्या है। तीसरा ये है कि कितने पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिनके खिलाफ अवामी शिकायत पर कार्रवाई की गई है। और तीसरा ये ARU ने कितनी कार्रवाई की। और तीसरा ये है कि सदर मुमलिकत को राय बनाने के लिए कौन सा मटीरियल मवाद उनका था, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इस रेफरेंस को कलअदम करार दे देती है तो फिर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, या कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।